हाँ जी, शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, पाइथन से डेटा ट्रांसफ़र करना CSV फाइल्स में। देखते हैं ये क्या होता है। ये बेसिकली क्या है कि आपको आपका डाटा सेव करना है। आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपका डाटा सेव करना है। तो सेव करने का क्या तरीका है? परमानेंट सेव करना है। एक तो आप डेटाबेस यूज़ ले सकते हो, ओरेकल, MySQL, कोई सा भी डेटाबेस, या आप किसी फाइल सिस्टम में सेव कर सकते हो, एक्सेल शीट के अंदर, वर्ड के अंदर, कहीं भी सेव कर सकते हो डेटा। ठीक है। अब ये लेकिन एक नया कंसेप्ट चलता है, CSV फाइल। CSV इसका फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ये एक स्टैंडर्ड है वैल्यूज़ को सेव करने का। इसके CSV का यूज़ क्या है? CSV फाइल क्या है ये? तो होता क्या है कि देखो साहब, मेरे पास अगर कोई डेटा है, मैं MySQL डेटाबेस यूज़ करता हूँ और मेरी कंपनी है जो MySQL डेटाबेस को यूज़ करती है, और मेरा एक क्लाइंट है जो ओरेकल यूज़ करता है। तो दोनों का डेटाबेस अलग अलग है। मुझे अगर MySQL से डेटा उसको देना है तो थोड़ा सा मुझे ट्विकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा डेटाबेस अलग है, उसका डेटाबेस अलग है। उसको मुझे क्लाइंट को अगर मुझे डेटा देना है तो उसको भी थोड़ा सा ट्विकिंग करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर तो थोड़ा सा ट्विकिंग से काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों SQL के ही है। लेकिन अगर मेरा सिस्टम है लिनक्स का है, किसी का विंडोज़ का है, मैं यहाँ पर MySQL काम में लेता हूँ, कोई यहाँ पर NoSQL करके चलता है, NoSQL काम में लेता है, कैसेंड्रा वगैरह, वोल्डरमॉर्ट, बहुत सारे डेटाबेसेस चलते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी के। एंटायरली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, इन दोनों का आपस में कोई मेल ही नहीं है। मुझे इसको डेटा देना है तो मैं हाथ खड़े कर दूंगा, मैं तो भाई नहीं दे सकता, क्योंकि वो कन्वर्ट ही नहीं हो सकता उसके अंदर। सेम इसका भी प्रॉब्लम आएगा। तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, एक दूसरे को डेटा देने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट आज के डेट में यूज़ होता है वो होता है एक तो CSV फाइल्स, और एक होती है XML फाइल्स। तो XML फाइल्स तो आपके सिलेबस में नहीं है, हम लोग CSV फाइल्स पढ़ेंगे। ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए काम आता है, और CSV के अंदर थोड़ा सा इजी रहता है डेटा। फिर भी क्या, देखो एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको मैं। चलो, मैं जैसे कि आप लोगों ने कई सारी वेबसाइट्स देखी होगी जिनके ऊपर क्रिकेट का लाइव स्कोर बताते हैं। तो क्या एक वेबसाइट नंबर 1 है, वेबसाइट नंबर 2 है, वेबसाइट नंबर 3 है, ऐसी हज़ारों वेबसाइट्स है जो क्रिकेट का लाइव स्कोर दिखाएगी आपको। कोई कौन सी वेबसाइट देखता है, कोई कुछ देखता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? मान लो अभी मैच हो रहा है, कोई IPL का मैच हो रहा है दुबई के अंदर, दुबई मैच हो रहा है, तो क्या इस वेबसाइट नंबर 1 का कोई बंदा, कोई एम्प्लॉई दुबई में बैठ के अभी स्कोर अपडेट कर रहा है? या वेबसाइट नंबर 2 का आदमी अपडेट कर रहा है? या वेबसाइट नंबर 3 जो कि एक कंपनी अपने आप में, इसका कोई एम्प्लॉय दुबई में बैठा है और वहाँ से स्कोर अपडेट कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक सेंट्रलाइज कोई कंपनी जो डेटा बेचती है, इसका काम है, मैं क्रिकेट का डेटा बेचता हूँ, जैसे क्रिक बज़ हो गई, मान लो कि भाई मेरा आदमी बैठा रहेगा वहाँ पर और वो सारा डाटा अपडेट करेगा, पुराने रिकॉर्ड वगैरह सब हमारे पास है, और मैं इन लोगों को डेटा बेचूंगा। 1 को भी बेचूंगा, 2 को बेचूंगा, 3 को, 4 को बेचूंगा, डेटा बेचेंगे। और मेरी कंपनी डेटा को सेव करती है। ऑफ कोर्स सेव करना पड़ेगा मुझे स्कोर सारा, पुराना क्या रिकॉर्ड था। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने अगर 1 रन बना दिया तो सेंचुरी हो गई, तो हम तुरंत पुराने स्कोर से मिलाएंगे कि अब उसकी इतनी सेंचुरी हो चुकी है। तो सारा डेटा मुझे सेव करना है यहाँ पर। लेकिन कंपनी नंबर 1, 2 और 3 को हमें डेटा सेव नहीं करना, हमें तो सिंपल बस लाइव स्कोर दिखाना, हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो डेटाबेस बनाएंगे ही नहीं, हमें डेटाबेस की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास कोई डेटाबेस ही नहीं। आप तो हमें डेटा दो, बस हम उसको दिखा सकें। तो वो लोग उसको डेटा या तो CSV में दे सकते हैं या XML में दे सकते हैं, जिससे कि वो लोग डेटा दिखा देंगे। चलो, ये तो बहुत इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ बोलते हैं। वैल्यूज़ को कॉमा से सेपरेट करके सेव किया जा सकता है। A, B, C, D ऐसे सेव करके रखा जाता है। इसका एडवांटेज क्या है? पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चलता है, चाहे आपका लिनक्स का सिस्टम हो, चाहे विंडोज़ का सिस्टम हो, चाहे एप्पल का सिस्टम हो, सब जगह चलता है, कहीं से भी पोर्टेबल करो। एक्सेल स्प्रेडशीट, ये डेटा एक्सेल शीट के अंदर खुल जाता है। MS एक्सेल आपने सुना है ना, उसके अंदर ओपन हो जाता है पूरा। परसिस्टेंट स्टोरेज, यानी परमानेंटली डाटा आपका सेव हो चुका है। चलिए देखते हैं। तो पाइथन से अब हमें पढ़ना यह है कि पाइथन से CSV में कैसे डेटा सेव करेंगे। CSV मीन्स एक्सेल शीट के अंदर कैसे सेव करेंगे, और वहाँ से डेटा मुझे रीड करना है वापस, तो कैसे रीड करेंगे, चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट किया पांडा। ये के अंदर एक फंक्शन है पांडा के अंदर। मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट करी है। देखिए डेटा फ्रेम, आपको इसका कोड आता है, कोई दिक्कत नहीं है।
जिसको नहीं आता वो मेरा डेटा फ्रेम वाला वीडियो देखो पहले, डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। डेटा फ्रेम क्रिएट किए, इसमें 4 कॉलम्स 1 2 3 4 कॉलम्स है और 4 इसमें रोज़ है, ठीक है। अब इस डेटा फ्रेम को मुझे CSV फाइल में सेव करना है, तो पाइथन से डायरेक्ट CSV में हम लोग सेव नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पाइथन के जो डेटा है उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। डेटा फ्रेम के पूरे डेटा को एज इट इज़ CSV फॉर्म में कन्वर्ट करके सेव कर देंगे, ठीक है। अब मुझे ये वाला डेटा फ्रेम CSV में सेव करना है। चलिए, बहुत इजी है, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि कौन सा फंक्शन CSV में सेव करने के काम आता है डेटा फ्रेम से, डेटा फ्रेम टू CSV। तो उसका फंक्शन का नाम है टू CSV। फंक्शन का क्या नाम है, यानी आप डेटा फ्रेम का नाम लिखो, डॉट जो भी डेटा फ्रेम आपको सेव करनी है उस डेटा फ्रेम का नाम लिखो, $2_CSV, ये फंक्शन का नाम है। फिर आप एक फ़ाइल का पाथ दे दो बस आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर, कि इस पाथ के ऊपर ये वाली डेटा फ्रेम का डेटा जाके सेव हो जाए इन द फॉर्म ऑफ CSV। सेव हो गया, चलो सेव हो गया। अब मुझे इसका उल्टा करना, मुझे रीड करना, यानी CSV से डेटा मुझे रीड करके अपने डेटा फ्रेम में लाना है। तो आप एक डेटा फ्रेम बनाओ, एम्प्टी डेटा फ्रेम है ये, ब्लैंक। इसका फंक्शन का नाम है pd.read_CSV। देखो यहाँ df.toCSV था, df क्यों था, क्योंकि इस डेटा फ्रेम को सेव करना है। यहाँ पर pd.read_CSV और उस फाइल का पाथ दे दो, CSV फाइल का पाथ है ये। CSV फाइल कहाँ आपकी सेव है, हार्ड डिस्क के ऊपर वो पाथ है। तो ये CSV फाइल आपके पाइथन में आ जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी डेटा फ्रेम के अंदर, और उस डेटा फ्रेम का नाम क्या हो जाएगा, df.CSV। df.CSV के अंदर आपका डेटा फ्रेम आ चुका है, ठीक है साहब। ये 2 ही फंक्शन है। अब इन्हीं फंक्शन के अंदर अपन लोग घूमेंगे, इनके डिफरेंट पैरामीटर चेक करेंगे। बेसिक फंक्शन यही, आपको सेव करना है ऐसे सेव कर दो, रीड करना है ऐसे रीड कर दो फाइल का पाथ, ठीक है। अब देखो मैंने इसको सेव किया है, सेव करने के बाद मैं इस CSV को करा रहा हूँ प्रिंट। ये वाली CSV जो है इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने लिखा प्रिंट df_CSV। कैसी दिखेगी, चलो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग, जैसे ही मैंने डेटा फ्रेम को CSV फाइल में सेव किया था, अब उस CSV फाइल को मैंने एक्सेल में ओपन किया। देखो एक्सेल में ओपन किया तो ऐसी दिख रही, देखो ये मेरा जो डेटा फ्रेम था वो सब देखो एक अलग अलग कॉलम में आ चुका है, अलग अलग रोज़ में अपने आप डेटा आ चुका है, ठीक है। उसी फाइल को मैं टेक्स्ट बॉक्स में भी ओपन कर सकता हूँ, नोटपैड के अंदर। नोटपैड में मैंने ओपन किया तो देखो मेरे को यहाँ पर कॉमा साफ दिख रहा है, इसलिए इसको कॉमा सेपरेटेड बोलते हैं। देखो सारी वैल्यूज़ कॉमा से सेपरेटेड है, देखो गीत डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय ID डॉट सब जगह डॉट न्यू लाइन आ गई मतलब नया रिकॉर्ड आ गया, न्यू लाइन आ गई मतलब नया रिकॉर्ड आ गया, बस। बाकी ये कॉमा से सेपरेट है और ये कॉमा से ओपन हो रही है, तो इसको, इस फाइल को इसलिए बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने नोट करी है, मैं बताता हूँ। मेरा जो डेटा फ्रेम था, ये डेटा फ्रेम था, इसमें कितने कॉलम थे, 1 2 3 4। ये क्या था, ये तो रो का इंडेक्स है जो डेटा फ्रेम में ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ये डेटा नहीं है, ये तो रो का इंडेक्स है नॉर्मल, ठीक है। मेरे पास कॉलम तो 4 ही है, लेकिन जब ये CSV में कन्वर्ट हुआ तो देखो क्या हुआ, CSV के अंदर 1 कितने से हुए कॉलम, 1 2 3 4, और ये जो इंडेक्स था वो भी एक कॉलम बन चुका है, यानी ये भी अब डेटा बन चुका है। तो ये तो गलत है ना भाई, डेटा तो मेरा इतना ही था, ये तो इंडेक्स था, इसका क्या मतलब है, ये डेटा थोड़ी है। सेम अगर मैं इस नोटपैड में भी ओपन की तो यहाँ पर भी देखो ये भी एज ए डेटा सेव हो चुका है कॉमा लगा के। तो इसका प्रॉब्लम, इसका नुकसान क्या होगा, अब जब ये मैंने CSV में सेव कर दिया, अब अगर मैं इस पूरे CSV को रीड करूँगा पाइथन के अंदर, डेटा फ्रेम में जब कन्वर्ट करूँगा तो उस डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, और ये 5वां भी कॉलम आ जाएगा, उसमें 5 कॉलम हो जाएंगे। अब तो रीड की देखो मैंने, ये देखिए ये रीड हुई है, रीड करने के बाद मेरी डेटा फ्रेम ऐसी दिख रही, 1 2 3 4, और ये 5वां कॉलम, ये जिसका नाम नहीं था अननेम्ड कर दिया, ये डेटा फ्रेम है पूरा, और ये डेटा फ्रेम का इंडेक्स जो कि पाइथन ने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया है। तो ये तो है इंडेक्स और ये डेटा। तो अब मेरी डेटा फ्रेम तो बिगड़ चुकी है, मेरा डेटा फ्रेम का डेटा खराब हो चुका है। मेरे ओरिजिनल डेटा फ्रेम के अंदर तो केवल 4 ही कॉलम थे, ये देखो 1 2 3 4, लेकिन अब जब मैंने रीड किया तो 5 कॉलम हो गए हैं। यानी अब मैं जो भी
काम करूंगा इस डेटा फ्रेम के ऊपर, जो भी ऑपरेशन करूंगा, तो वो मान के चलेगा इसमें 5 कॉलम है और ये सारा डेटा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग toCSV नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देते हैं, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स लिखने से क्या करता है, वो इंडेक्स की वैल्यू डेटा फ्रेम में सेव नहीं करता है। इंडेक्स की वैल्यू मतलब वो जो 0 1 2 3 4 था। देखो ये यूज़ करने के बाद जब मैं देखता हूँ मेरी एक्सेल शीट को, मेरी CSV फाइल को, देखो उसके अंदर 4 कॉलम ही सेव हुए हैं, वो 0 1 2 3 वाला एक्स्ट्रा कॉलम इसमें सेव नहीं हुआ है। सेम जब मैं नोट पैड में देखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 0 1 2 3 नहीं दिखता है, सिंपल डेटा दिखता है। तो हमें क्या करना है, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। इंडेक्स आपको सेव नहीं करना है। इंडेक्स मीन्स यहाँ पर रो इंडेक्स की बात हो रही है, कॉलम इंडेक्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब अगर मैं इसको फैच करूंगा, ये इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स करने के बाद, तो मेरे पास ओरिजिनल ये था डेटा फ्रेम, और फैच करने के बाद भी यही डेटा फ्रेम आया। देखिए बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। चलिए, क्या हम लोग जो बना रहे हैं फाइल, वो कॉमा सेपरेटेड फाइल, कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज़ हो रही है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है। क्या इस कॉमा की जगह मैं दूसरा भी कोई सिंबल यूज़ ले सकता हूँ? ज़रूर ले सकता हूँ मैं यूज़। उसके लिए मुझे सेव करते समय एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, सेपरेटर इक्वल टू, आप कॉमा की जगह क्या यूज़ लेना चाहते हैं? मैं कॉमा की जगह पर ये ब्लैंक, ये स्लैश लेना चाहता हूँ। तो अब इस हैश, तुम यहाँ पर हैश भी ले सकते हो, डॉलर ले सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी हो सिंबल ले सकते हो। कॉमा की जगह ये वाला सिंबल यूज़ हो जाएगा। तो देखते चलो, इसको सेव किया तो ये कैसा दिखेगा सेव होने के बाद। ये देखिए, ये ऐसा दिखेगा सेव होने के बाद। ध्यान से देखना यहाँ पर, ये देखो कॉमा की जगह पे क्या आ चुका है, स्लैश आ चुका है सभी जगह पे। सेम अगर मैं नोट पैड में भी देखूँ तो कॉमा की जगह पर स्लैश आ चुका है। और 0 1 2 3 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर भी इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स डाल रखा था पहले से। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जब मैंने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सेव की थी तो इस तरीके से सेव हुई थी। देखो, कॉलम नंबर ए में पहला डाटा गया, कॉलम नंबर बी, कॉलम नंबर सी, कॉलम नंबर डी। यहाँ देखो, जब मैंने कॉमा से कोई दूसरा सेपरेट सिंबल यूज़ किया तो देखो सारा डाटा कॉलम नंबर ए में चला गया। यानी ये सिंगल कॉलम है, अलग अलग कॉलम नहीं है। मेरा डाटा अब अलग अलग मैं नहीं कर पाया, यहाँ मेरा डाटा पूरा सेपरेट अलग अलग कॉलम हो जाता था। मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि भाई रो नंबर 3 का नाम क्या है, श्याम है। यहाँ पर रो नंबर 3 का नाम क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि ये डाटा तो मिक्स हो चुका है, कंबाइन हो चुका है। तो ये ध्यान रखना है कि सेपरेटर की वैल्यू अगर कॉमा के अलावा कुछ भी होगी तो वो एक ही रो में सारा डाटा डाल देगा। तो अब इसको अगर मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, देखो ये तो क्या था कि कैसे सेव हो रहा है, ये मैं हार्ड डिस्क पे फाइल ओपन करके बता रहा हूँ। ये नोटपैड फाइल ओपन की है, ये एक्सेल शीट ओपन की है। अब मैं इसको पाइथन में रीड करता हूँ उसी डाटा को। तो मेरा ओरिजिनल क्या था, ये वाला डाटा था। इस डेटा फ्रेम को मैंने सेव किया था यूजिंग सेपरेटर डैश। फिर जब मैंने इसको रीड किया पाइथन के अंदर, तो पाइथन में ये डेटा फ्रेम ऐसा दिख रहा है, पाइथन में डेटा फ्रेम ऐसा दिख रहा है। देखो ये तो हो गए रो के इंडेक्स, और ये कॉलम का नाम जो कि अब सिंगल कॉलम का नाम है। मेरे इस पहले वाले डेटा फ्रेम के अंदर 4 कॉलम थे, लेकिन इस सेकंड वाले डेटा फ्रेम के अंदर एक ही कॉलम है और ये एक एक वैल्यू है। तो ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको आउटपुट में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी एक चीज़ है कि हैंडलिंग नैन वैल्यूज़। नैन वैल्यू आप सब जानते हैं, नमपाई के अंदर अगर मेरा डेटा फ्रेम ये ऐसा होता जिसके अंदर देखो सैलरी में ये नैन है, ये नैन है, ये डेटा फ्रेम की बात हो रही है। तो इस डेटा फ्रेम को अगर मैं CSV में कन्वर्ट करके सेव करूँगा तो ये एक्सेल शीट में ऐसा दिखेगा। जहाँ पर नैन था वहाँ पर ब्लैंक दिखेगा। देखो जहाँ पर नैन था वहाँ पर क्या दिखेगा, ब्लैंक। और नोटपैड में कैसा दिखेगा, वहाँ पर भी ब्लैंक दिखेगा। देखो राम की सैलरी नैन है तो यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है, श्याम की सैलरी है तो आ गई, सीता की सैलरी भी नैन है तो यहाँ पर भी ब्लैंक दिख रहा है, ये राम सीता। और गीता की सैलरी है तो सैलरी दिख रही है, यानी ये ब्लैंक दिखाता है। तो अगर इस फाइल को मैं ओपन करूँगा कल को तो मुझे पता नहीं चलेगा भाई यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये ब्लैंक क्यों है। तो इन नैन को हैंडल करने के लिए अपन क्या करो कि जब आप डेटा फ्रेम में सेव करते हो toCSV फंक्शन के थ्रू, तो वहाँ पर एक पैरामीटर पास कर दो, NA_REP इक्वल टू कोई भी स्ट्रिंग लिख लो, टेक्स्ट मैंने लिखा है नल,
तो ये क्या होगा कि उस एक्सेल शीट में जहाँ पर नैन था वहाँ पर नल सेव हो जाएगा। देखो ये पहले यहाँ ब्लैंक आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ गया है, नल आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आ चुका है नल, सेम मेरी टेक्स्ट फाइल के अंदर भी देखो ये नल आ गया है, ये नल आ गया। तो जो भी मैं टेक्स्ट यहाँ लिखूंगा वो नैन की जगह पर आ जाएगा। तो हैंडलिंग नैन वैल्यूज़ भी हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। कॉलम के हेडर्स, अभी हमने इंडेक्स देखा था, रो का, कॉलम का हेडर भी देखते हैं। चलो होता क्या है, देखो कि ये मेरी अभी तक जो हमने पढ़ी थी मेरी CSV ये थी। सपोज़ मेरी CSV फाइल ये है। इस CSV फाइल में क्या फ़र्क है, इसमें क्या था, देखो हेडर बना हुआ है, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, ये हेडर। इसमें हेडर है ही नहीं है, डायरेक्ट डाटा शुरू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पाइथन के लिए ये भी डेटा है, उसको नहीं पता हेडर क्या होता है। अब देखो होगा क्या, पहली बात तो इन दोनों में डिफरेंस समझ गए। अब हम लोग जो न्यू CSV मान के चल रहे हैं उसके अंदर कोई हेडर वेडर नहीं है, एक्सेल शीट के अंदर डायरेक्ट डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं। अब अगर इस डायरेक्ट डेटा को मैं रीड करता हूँ तो देखो ये ऐसा दिख रहा है। ऐसा क्या दिख रहा है, ये मेरा रो नंबर शुरू हो गया है सेकंड नंबर से। जो पहली रो थी वो हेडर बन चुकी है, देखो पहली रो हेडर बन गई है और मेरा डेटा स्टार्ट हुआ है सेकंड रो से, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ था। अब देखो क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, जब मैंने पहले जब शुरू में इसको रीड किया था तो देखो बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ था। ये देखिए शुरू में जब मैंने इसको रीड किया था तो ऐसा दिख रहा था। ऐसा क्या दिख रहा था कि ये जो हेडर था, पहली रो हेडर बन गई थी। मेरा भाई सिंपल सा, देखो क्या करता है, इजी वे में आपको मैं बताता हूँ। मेरा अगर डेटा ऐसा है, ये डेटा है एक्सेल शीट में सेव है, अगर मैं इसको रीड करूँगा पाइथन के अंदर तो पाइथन क्या करेगा कि रो नंबर 1, एक्सेल शीट में जो रो नंबर 1 है उसको हेडर बना देता है अपने आप। रो नंबर 1 को वो हेडर बना देता है। डेटा कहाँ से शुरू करता है, रो नंबर 2 से शुरू करता है। इसलिए अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल पढ़े वहाँ पर आपको हेडिंग लिखी हुई दिखती है। ये देखो हेडिंग लिखी हुई दिखती है, क्यों दिखती है लिखी हुई, क्योंकि ये रो नंबर 1 थी जो एक्सेल शीट में सेव थी और इस रो नंबर 1 को उसने हेडर बना दिया और सेकेंड रो से डेटा स्टार्ट कर दिया। अब अभी के एग्जाम्पल में क्या हुआ, मेरे वापस चलते हैं वहीं पे। अभी के एग्जाम्पल में मेरी रो नंबर 1 क्या है, ये वाली IT राम 2000 वाली रो नंबर 1 है। तो इसने क्या किया, जब मैंने इसको रीड किया तो रो नंबर 1 को इसने हेडर बना दिया और डेटा शुरू कर दिया रो नंबर 2 से। तो अब ये हेडर बन चुका है, तो ये तो गलत है, ये तो मेरा डेटा था, मुझे इसको हेडर नहीं बनाना। मतलब कहने का मतलब है कि रो नंबर 1 को मैं हेडर नहीं बनाना चाहता हूँ, रो नंबर 1 को मैं हेडर नहीं बनाना चाहता हूँ। चाहे उस रो नंबर 1 में ये IT वगैरह लिखा हो या हमारा जो पहले वाला एग्जांपल था जिसमें डिपार्टमेंट, नेम, सैलरी लिखा हुआ था, मैं उस रो को भी हेडर नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं रो नंबर 1 को भी डेटा में इंक्लूड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा ऐसा बने कि इंडेक्स यहाँ से शुरू हो, 0 1 2 3, ना कि सेकेंड रो से शुरू हो जैसा कि अभी हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा खाली रीड करते समय। सेव तो वैसे ही है, हेडर इक्वल टू नन लिख दो बस। हेडर इक्वल टू नन लिखते ही क्या होगा, देखो जब मैंने पहले हेडर इक्वल टू नन नहीं लिखा था तो ऐसा आउटपुट आ रहा था, रो नंबर 1 मेरी हेडर बन चुकी थी। लेकिन जब मैंने जैसे ही हेडर इक्वल टू नन लिखा तो ये एग्जांपल देखो, अब सारा डाटा में आ चुका है, चाहे कोई सी भी रो हो, और इसने पाइथन ने अपना खुद का हेडर बना दिया 0 1 2 3। इसने अपने हेडर डाल दिया 0 1 2 3, हेडर नहीं लिया है। तो मेरा IT 0101 राम और 2000 भी अब डेटा बन चुका है। तो पहली रो को हेडर नहीं बनाने के लिए हमें क्या करना है, हेडर इक्वल टू नन पास करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं हेडर के नाम चेंज भी कर सकता हूँ। देखो ये था मेरा हेडर अभी, ठीक है, मुझे 0 1 2 3 4 कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इनको कुछ नाम देने हैं। तो आप यहाँ पर एक पैरामीटर पास करते सकते हो, रीड CSV के अंदर ही नेम्स इक्वल टू लिस्ट पास करो, जितने कॉलम में उनकी हेडिंग। मेरे कॉलम कितने, 4, तो 1 2 3 4 स्ट्रिंग पास कर दी मैंने, और ये चारों स्ट्रिंग जाके अब मेरे डेटा फ्रेम की हेडर बन चुकी है। तो आप नेम्स पास करके
किसी भी डेटा फ्रेम को हेडर दे सकते हो एक्सेल शीट के अंदर। आपका अगर हेडर पहले से मौजूद नहीं है तो भी, तो क्या है एक्सेल शीट यानी कि CSV फाइल। CSV फाइल मतलब हमें कोई देगा, हमें कोई CSV फाइल देगा तो हो सकता है उसके अंदर हेडर हो सकता है उसके अंदर हेडर नहीं हो। तो हेडर अगर है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहली रो अपने आप हेडर बन जाएगी। और हेडर अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हेडर इक्वल टू नन पास कर देंगे ताकि पूरा डेटा हमारे पास आ सके, पूरा डेटा रीड हो सके। फिर हमें 0 1 2 3 4 दिखेगा हेडर के अंदर। अगर हमें इसमें कैलकुलेशन में काम करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम अपना नाम भी वहाँ पर दे देंगे, ठीक है, नेम्स के थ्रू। आगे चलते हैं। अभी रोज़ और फैच करना थोड़ा सा, और ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं रीड CSV फंक्शन के अंदर। ये मेरी डेटा फ्रेम है। एक फंक्शन होता है स्किप रोज, इसके अंदर मैंने 2 पास किया तो क्या करेगा कि ऊपर से 2 रो छोड़ के बाकी सारा डेटा दे दो। स्किप रोज, स्किप रोज, ये एक्सेल शीट से मैं रीड कर रहा हूँ CSV से। तो CSV फाइल से क्या करेगा, 2 रो छोड़ के बाकी सारा डेटा लेके आ जाएगा। तो देखो 2 रो इसे छोड़िए, पहली रो कौन सी, IT वाली और सिविल वाली रो छोड़ के ये मैकेनिकल और IT वाली रो लेके आ गया मेरे पास। लेकिन इसने मैकेनिकल वाली रो को हेडर बना दिया है क्योंकि मैंने इस फंक्शन के अंदर हेडर इक्वल टू नन ये वाला पैरामीटर पास नहीं किया, इसलिए इसने पहली रो को हेडर बना दिया। और अगर मैं यहाँ हेडर इक्वल टू नन पास करता तो क्या होता, ऐसा, पहले ऐसा आ रहा था, अब मैंने हेडर इक्वल टू नन पास कर दिया। तो अब देखो ये पूरा जो डाटा था ये अब मेरा डाटा में आ चुका है और हेडर इसने अपना बना दिया 0 1 2 3 4। तो अभी हम सिर्फ पढ़ रहे थे स्किप रोज। आप 2 दोगे तो 2 रो स्किप कर देगा, 4 दोगे तो 4 रो स्किप कर देगा। स्किप रोज के अंदर हम लोग एक लिस्ट भी पास कर सकते हैं जिसमें मैं रो का नंबर पास कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि सेकेंड रो को भी स्किप करो, रो नंबर 5 को भी स्किप करो, रो नंबर 8 को भी स्किप करो। तो 2 5 8 को छोड़ के सारी रोज दे दो, तो मैं लिस्ट भी पास कर सकता हूँ और टॉप से कितनी रो स्किप करनी है एक सिंगल इंटीजर वैल्यू भी दे सकता हूँ। तो ये हो गया स्किप रोज, ठीक है। चलिए अगला फंक्शन देखिए, एक और फंक्शन है, ये मेरी डेटा फ्रेम है, मैंने रीड कर दी, ठीक है, हेडर नन लगा के। मेरा अगला फंक्शन है एन रोज, नंबर ऑफ रोज। आपको ऊपर से कितनी रोज चाहिए, मुझे ऊपर से फर्स्ट 3 रोज चाहिए। पहली 3 रोज देखो मेरे पास आ गई है, फर्स्ट 3 रो। ये लास्ट वाली जो थी 104 ID वाली वो रो मेरे को नहीं आई है। तो स्किप रो तो क्या करता है, ऊपर से रो स्किप करने के बाद डेटा देता है। नंबर ऑफ रोज क्या करता है, ऊपर से ही शुरू करता है और जितनी रोज चाहिए उतनी आपको दे देता है। मुझे 3 चाहिए, इसने मुझे 3 रोज दे दी है, ठीक है। तो एन रोज फंक्शन है। इसी तरीके से एक फंक्शन है टेल, तो यही मेरी डेटा फ्रेम है सेम। टेल फंक्शन मतलब नीचे से 3 रोज चाहिए मुझे। एन रोज क्या करता था, ऊपर से देता था, टेल क्या करता है, नीचे से देता है। अगर मैंने 3 लिखा है तो नीचे से 3 रो आ गई, देखो ये 0 वाली नहीं आई है, 101 वाली नहीं आई है। अगर मैं लिखता टेल 2 तो क्या होता, नीचे से 2 रोज दे देता। तो एन रोज ऊपर से, टेल नीचे से। ये टेल और फंक्शन देखो इस CSV के अंदर फंक्शन चल रहे हैं। देखो ये देखो टेल फंक्शन किस में चल रहा है, देखो एक थोड़ा सा फर्क बताता हूँ। फर्क क्या हो रहा है, एन रोज तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रोज कहाँ से आ रहा है, जब मैं रीड कर रहा हूँ उसके साथ पैरामीटर दे रहा हूँ। यानी कि डायरेक्ट एक्सेल शीट से CSV फाइल से रीड करते समय ही तुम्हारे पास 3 आएगी। लेकिन टेल में क्या है, देखो कि रीड तो पूरी करो, रीड पूरी करो, यानी कि CSV से पाइथन में पूरा डेटा आ चुका है, डेटा फ्रेम बन चुकी है। अब मैं उस बनी हुई डेटा फ्रेम के ऊपर टेल लगा रहा हूँ। डेटा फ्रेम का नाम है ये वाला, यही नाम था, इस पर टेल फंक्शन लगाया है, ठीक है। तो नीचे से 3 निकल गई है टेल। फिर उसके बाद कॉलम का इंडेक्स भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। अब ये क्या है, देखिए मेरी ये नॉर्मल जो थी डेटा फ्रेम, इसके अंदर ये रो का इंडेक्स क्या बन रहा है, 0 1 2 3, ठीक है। यानी कि रो नंबर 0 रो का नाम क्या है, राम। रो नंबर 1 का नाम क्या है, श्याम, यही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स मैं अपना रखूँ, ये 0 1 2 3 4 नहीं रखूँ, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बना है। मैं इस एम्प्लॉय ID को इंडेक्स बनाना चाहता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैं ऐसा कह सकूँ कि ये देखो यहाँ देखने से क्या लग रहा है कि रो नंबर 101 का नाम क्या है, राम। राम का एम्प्लॉय ID भी 101 है। रो नंबर 104 का नाम क्या है, गीता। तो मैं ऐसा चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रीड करते समय
एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, इंडेक्स कॉलम और कॉलम का नाम पास कर दो। तो इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल में पास किया मैंने EMP ID, तो ये EMP ID नाम का कॉलम अब डेटा नहीं बना है, ये क्या बन गया, इसका इंडेक्स बन चुका है। तो देखिए आपको डेटा फ्रेम की जानकारी होगी। मुझे अगर निकालना है 103 किस डिपार्टमेंट में काम करता है, 103 किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो डेटा फ्रेम का नाम .LOC और ब्रैकेट में क्या पास किया, 103 कॉमा कॉलम का नाम, यानी कि इधर रो का इंडेक्स पास करो, इधर कॉलम का इंडेक्स पास करो। तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, मैकेनिकल। क्या 103 मैकेनिकल में काम करता है, 103 मैकेनिकल में ही काम करता है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे यही फंक्शन या ऊपर लिखना होता तो मैं क्या लिखता, df.loc और 103 की जगह मैं क्या यूज़ लेता, 2, क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है, फिर कॉमा डिपार्टमेंट। तो मैं ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये मोर रीडेबल है। मुझे पता है मेरा एम्प्लॉय आईडी देना है, उसका डिपार्टमेंट निकालना है, वरना मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये 2 किसका एम्प्लॉय आईडी है, मुझे नहीं पता चलेगा। तो हम लोग कॉलम को इंडेक्स भी बना सकते हैं यूजिंग पैरामीटर कॉल इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ फंक्शंस है जो यूज़ आते हैं। ये मेरी डेटा फ्रेम है, मैंने इसमें देखो डेटा फ्रेम का नाम लिखा, कॉलम का नाम लिखा और उसका मैक्स निकाला। तो क्या लिखा है, डेटा फ्रेम का नाम, कॉलम का नाम और उस कॉलम में मैक्स। तो ये मैक्स निकल चुका है, इसकी 300 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये मैक्स नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर कॉलम का नाम था, पहले देखो कॉलम का नाम क्या है, सैलरी। लेकिन अगर मैंने इसी डेटा फ्रेम को रीड किया है यूजिंग हेडर इक्वल टू नन फंक्शन यूज़ लेके, तो अब कॉलम का नाम सैलरी नहीं है, कॉलम का नाम है 3। ये तो डेटा बन चुका है, डिपार्टमेंट वगैरह देखो ये डेटा है अभी, और कॉलम का नाम क्या है, 3। चलिए मैं फिर से शुरू करता हूँ। अब मैंने वापस से लिखा डेटा फ्रेम का नाम .salary.max। इस बार एरर आई है, ये बोल रहा है कि डेटा फ्रेम के अंदर सैलरी नाम का कोई कॉलम है ही नहीं, क्योंकि सैलरी नाम का कॉलम वाकई में नहीं है। कॉलम का नाम तो 3 है, ये तो डेटा है, सैलरी तो डेटा है, तो कॉलम का नाम को तो 3 है। तो अब इसको कैसे करें, चलो इसको भी देखते क्या करते हैं। तो इसने क्या किया है, अभी देखो, अब इसने डेटा फ्रेम का नाम और इंडेक्स को ब्रैकेट में यूज़ किया। पहले क्या कर रहा था, ये डेटा फ्रेम का नाम डॉट कॉलम का नाम लिख रहा था, डॉट मैक्स लिख रहा था। अब सैलरी की जगह इसने क्या लिखा है, ब्रैकेट में 3, क्योंकि ये तीसरा कॉलम है, ये वाला 3 लिखा है, उसका मैक्स निकाला है। अब एरर तो नहीं आई है, इसने मैक्सिमम निकाला। किसका मैक्सिमम निकाला है, इन वैल्यूज़ का। इन वैल्यूज़ के अंदर सैलरी भी एक वैल्यू है, तो मैक्सिमम इनका निकल गया सैलरी। ये जो स्ट्रिंग है ये इनसे बड़ी है। स्ट्रिंग को मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकाला जाता है, आप लोगों ने बेसिक पाइथन पढ़ी है। ये सबकी आस्काई वैल्यू निकालता है, एस की, ए की, एल की, ए की, आर की, वाई की, उन आस्काई वैल्यू को प्लस कर देता है, तो फिर जो नंबर आता है वो एक इंटीजर नंबर आता है। अब उस इंटीजर और इन सब में मैक्सिमम निकाल रहा, तो सैलरी मैक्सिमम निकल गई, जबकि मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे तो मैक्सिमम निकालना है डेटा का। यहाँ तो आपको डिपार्टमेंट नेम वगैरह दिख रहा है, लेकिन अगर ये सब यूज़ कहाँ आता, अगर मेरे पास ऐसी हेडिंग नहीं होती है, देखो अभी मुझे अगर निकालना है, तो इससे बचने के लिए क्या करो आप लोग, कि मैंने सैलरी मैक्स कॉलम 3 का जो लिखा है ना, मैक्स लिखा है, तो उसमें सैलरी एक डेटा है, तो सैलरी भी मैक्स में आ गई है। मैं पहली रो को स्किप मार देता हूँ, पहली रो को स्किप मार दूंगा। तो देखो मैंने क्या किया है, स्किप रो फंक्शन यूज़ किया है। अब वो पहली रो स्किप हो चुकी थी, अब डेटा ये है। अब अगर मैं कॉलम नंबर 3 का मैक्स निकाल रहा हूँ तो मैक्सिमम प्रॉपर निकल रहा है। ठीक है, हेडिंग के साथ आप निकालोगे तो दिक्कत आएगी। और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, मैक्स होता है, मिनिमम होता है, और सम भी निकाल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्स, मिनिमम और सम। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है लेकिन काम का है। 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें बनता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन बनता है। आपको ये पैरामीटर्स देखने हैं, फंक्शन के नाम देखने हैं, इसको पढ़ो, समझो, कोई डाउट है तो पूछो। आज के लिए इतना ही, बाय।